एनपीओ में छोटे 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 काफी सारे ऐसे आइटम्स होंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या, उसकी ट्रीटमेंट क्या, बाकी तो बड़े जनरल से होंगे। तीन चीजें मेन ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम्स में तीन चीजें मेन है। एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस और एक ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ये तीन चीजें हैं जिसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है। बाकी सारे तो डायरेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल डोनेशन जनरल स्पेसिफिक, लेगेसी जनरल स्पेसिफिक, एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू, मतलब डायरेक्ट ट्रीटमेंट है। बट अब जो करेंगे, जैसे मैंने बताया, तीन चीजें हैं जिन पे स्पेशल फोकस होगा: फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। हम पहले सारी एक एक करके ट्रीटमेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे, छोटी बड़ी सारी। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। जब हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमने सारी ट्रीटमेंट्स कर रखे होंगे, तब आएगा मजा क्वेश्चंस करने में। तब तक मैं बड़े क्वेश्चंस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक मैं आपको सारी ट्रीटमेंट्स ना करा। तो अभी हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। नंबरिंग में क्या आ रहा था हमारा? 6। ध्यान से देखना। One of the most important adjustment, treatment of consumable items, treatment of consumable items, इसको cost of material consume भी बोलते हैं, cost of material consume भी बोलते हैं। अब कोई भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हो तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है, ठीक है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टेशनरी खरीदी, ध्यान से देखना, मैंने स्टेशनरी खरीदी, सिर्फ लिखा हुआ है स्टेशनरी परचेज 10,000, कुछ मेंशन नहीं है कि मेरे पास पहले से कुछ स्टेशनरी थी या एंड में कुछ स्टेशनरी बच गई। बस लिखा है स्टेशनरी, पेमेंट्स में आ रहा है स्टेशनरी परचेज 10,000। तो इट इज अज्यूम कि वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई होगी। इट इज अज्यूम कि वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई होगी। आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने स्टेशनरी खरीदी थी 10,000 की और उसमें से एट द एंड ऑफ द ईयर 2,000 की स्टेशनरी बच गई, तो अगर 10,000 का 10,000 आप उस पीरियड का एक्सपेंस मान लोगे तो अक्रूवल बेसिस की वायलेशन हो गई कि आपने पेमेंट तो 10,000 की करी बट 2,000 की स्टेशनरी तो आपकी बच गई। वो तो उस पीरियड में आपने कंज्यूम ही नहीं करी, तो उस पीरियड का एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस के हिसाब से तो सिर्फ 8,000 रहना चाहिए। तो ये ऐसी कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी होंगी ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। क्या निकालते हैं? 11th में हमने सीखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ सर, बस वही नहीं समझ आया था, बाकी सब कुछ समझ आया था 11th में, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट यस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज वेरी सिमिलर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान आपने बेचा वो आपको कितना पड़ा, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन करती थी। यहाँ पे होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा लॉजिकल सा फॉर्मूला है। अभी अंडरस्टैंड करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फॉर्मूला एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये किस पे अप्लाई होगा। ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स किस पे अप्लाई होता है? कंज्यूमेबल आइटम्स पे। ये नॉन करेंट एसेट्स पे नहीं हो सकता, फर्नीचर पे नहीं हो सकता, कंप्यूटर्स पे नहीं हो सकता। कंज्यूमेबल आइटम्स वो होते हैं which get exhausted as they are used. They get exhausted as they are used. But ऐसा भी हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ये कुछ बच गए, इनकी इन्वेंट्री भी हो सकती है, इनका स्टॉक भी हो सकता है, और ये they get exhausted as they are used. कंज्यूमेबल आइटम्स। तो कंज्यूमेबल आइटम्स में क्या क्या होगा? स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है अगर क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे बॉल्स होती हैं, कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल होता है, तो इट गेट्स एग्जॉस्टेड। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ बच गया नया अनयूज्ड, तो वो तो उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं मानना चाहिए जिस पीरियड में आपने खरीदा। अगर आपके पास न्यू स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो तभी आपने कंज्यूम ही नहीं करना, उसको कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट पीरियड में। तो स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर कोई डिस्पेंसरी है तो मेडिसिन
कंज्यूमेबल आइटम्स की तरह ट्रीट होंगी। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो स्टेशनरी कंज्यूमेबल आइटम्स की तरह ट्रीट होंगी। ये कुछ एग्जाम्पल है कंज्यूमेबल आइटम्स के। कंज्यूमेबल आइटम का मीनिंग क्या होता है? आइटम्स विच गेट एग्जॉस्टेड एज दे आर यूज्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एड परचेजेस of materials during the year less closing stock एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल समझाता हूँ, बेसिक सा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 1, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था 50,000 on 1st April 2021. Purchases during the year 21-22। इस साल आपने परचेजेस कितनी करी? 1 लाख की परचेजेस करी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st March 2022। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 75,000। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ना होता और बस रिसीट्स एंड पेमेंट्स में पेमेंट साइड पे आ रहा है स्टेशनरी परचेज 1 लाख, वो कुछ नहीं बता रहे, तो मतलब आपकी कुछ बची ही नहीं, तो आपने पूरी की पूरी कंज्यूम कर ली होगी, तो पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्टेशनरी कोई आपका फिक्स्ड एसेट नहीं होता, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं बता रहा हूं कि पहले से भी कुछ स्टेशनरी पड़ी थी, 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक था। जब साल शुरू हुआ तो पहले से मेरे पास 50,000 की स्टेशनरी पड़ी हुई थी, 1 लाख की स्टेशनरी मैंने और खरीद ली, तो 50,000 प्लस 1 लाख, और कुछ नहीं मेंशन क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, तो मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो फिर आपने कितनी कंज्यूम कर ली होगी? कह रहे 50 पहले से पड़ी थी, 1 लाख मैंने और खरीद ली, तो आपने 1,50,000 कंज्यूम कर ली होगी। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जितनी परचेज करी कंजम्पशन वही है। कह रहे वो तब होता है जब ना तो ओपनिंग स्टॉक था ना क्लोजिंग स्टॉक था। अगर ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कह रहे अब जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से 50,000 पहले से पड़े थे स्टेशनरी, तो मेरे पास 50,000 की स्टेशनरी पड़ी है, 1 लाख की स्टेशनरी मैंने और खरीदी, तो अब मेरे पास कितने की स्टेशनरी होनी चाहिए? 1,50,000 की होनी चाहिए। जब साल एंड हुआ तो मेरे पास 75,000 की स्टेशनरी बची है, तो क्या हुआ होगा? बाकी मैंने कंज्यूम कर ली होगी। कह रहा है ऐसा भी तो हो सकता है डेप्रिशिएट हो गई हो। डेप्रिसिएशन टर्म इज यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ये कंज्यूमेबल आइटम है जो वैल्यू खत्म है, कि आपके पास तो 150 की स्टेशनरी होनी चाहिए थी लेकिन आपके पास तो 75 बची है, तो जो डिफरेंस है वो आपने कंज्यूम कर ली होगी, तो ध्यान से देखना, स्टेशनरी कंज्यूम कैसे कैलकुलेट होगा? स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना था ओपनिंग स्टॉक? 50,000 प्लस परचेजेस 1 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 75,000। तो कितनी है? 150 माइनस 75,000। अब ध्यान से देखना बेटा, इस इंफॉर्मेशन को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे शो करते हैं। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो कहां चला जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहां चला जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। कौन सी साइड? एसेट साइड। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलिए तो, बट पता होना चाहिए कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से दिख रही है। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, आपने इस साल इतना का सामान खरीदा,
तो ये कहाँ पे आ रहा होगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, पेमेंट साइड। कुछ मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि सारी की सारी कैश परचेजेस रही होंगी। अगर कोई क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में पेमेंट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहाँ जाएगा, वो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन का पर्पस था वो पर्पस था ये कैलकुलेट करना कि इस साल आपने स्टेशनरी कंज्यूम कितनी करी। जितनी भी आपने कंज्यूम करी स्टेशनरी, वो क्या था, उस पीरियड का एक्सपेंडिचर। मेरे पास पहले से 50 की थी, 1 लाख की और खरीद ली, ये सब मेरे एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। होता है कि इस पीरियड से कितना रिलेट करता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो ये चाहती है। तो ये जो हमने निकाला स्टेशनरी कंज्यूम, ये पर्पस था कि करंट पीरियड का एक्सपेंस कितना है। तो 75,000 का क्या करेंगे, इट विल बी डेबिटेड, इट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पर्पस ये होगा, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स जब भी आएंगे वो आपसे ये कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे कितना मटेरियल कंज्यूम करा आपने, वो कैलकुलेट करो। तो वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। बट इवेंचुअली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसमें कहाँ दिखाएंगे, क्या अमाउंट दिखाएंगे, तो जितना भी आपने कंज्यूम करा वो आपका उस पीरियड का एक्सपेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे। तो अभी मैं आपको बस यही इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ कि क्या आइटम्स हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ जाएंगे। अब ये तो पहली चीज थी जो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। बाकी तो अभी तक जितने करे वो आपको बस आइटम एज इट इज गिवन होंगे, बस पता है कहाँ प्लेस करने हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, पहली एडजस्टमेंट हमने अभी करनी शुरू करी है। इसका भी एग्जाम्पल 1 था, ये किस केस पे बेस्ड था, व्हेन देयर आर नो क्रेडिटर्स, व्हेन देयर आर नो क्रेडिटर्स। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, कोई क्रेडिटर्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ध्यान से देखेंगे।